वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। तो अब आप लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कक्षा 10 गणित अध्याय एक वास्तविक संख्याएं। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यह पुस्तक पाठ्य पुस्तक के बारे में, और जो है वो विकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न सभी प्रकार के और मॉडल पेपर की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो अब आप लोग जो है शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हमें 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है 140 में 2 का भाग देते हैं, क्योंकि जिस संख्या के अंत में शून्य शून्य 2 से विभाजित होने का नियम है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसलिए हम 140 में 2 से भाग देंगे। तो 2 सत्ते 14, जब पूरा पूरा कट गया, अगला अंक शून्य को नीचे लाते हैं। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए शून्य यहाँ भागफल में बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद जो है फिर 70 में हम 2 से भाग देते हैं, क्योंकि लास्ट में शून्य है। तो 2 तिया 6, घट गया 1 आया। अब जो है शून्य, अगला अंक शून्य जो है नीचे उतार लेते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 पचे 10 हो गया। अब यह जो है पूरा पूरा कट जाएगा, ये 35 हुआ। फिर 35 में हम जो है 5 से भाग देते हैं, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0, 5 होता है वह 5 से विभाजित होता है। तो इसमें हम 5 से भाग देंगे, तो 5 सत्ते 35। अब यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो अब हम देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंडों को। अभाज्य गुणनखंड 140 के कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। तो अब हम यहाँ 156 का गुणनखंड लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 156 में 2 से भाग देते हैं, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह 2 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब 156 में हम 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14, घटाएंगे इसको 1 आएगा। अब लास्ट अंक जो है नीचे लाते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 अठे 16, पूरा पूरा कट गया। अब फिर हम जो है इस 78 में, इसके लास्ट में 8 है, इसलिए 78 में फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा, अगला अंक 8 नीचे लाते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 नवा 18, यह पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद 39 में हम 3 से भाग देंगे, 39 भागा 3, 3 से भाग देंगे, 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, कट जाएगा, 9 आएगा नीचे, अगला अंक नीचे लाएंगे, 3 से फिर भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, कट गया। इसका मतलब 156 का गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 156 का गुणनखंड बराबर, पहले जो है 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर 3 से कटा, तो ये हो गया, और फिर 3 के बाद 13, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 13, तो यह हो गया जो है 156 का गुणनखंड। तो अब हम इस संख्या का गुणनखंड लिखेंगे। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले 3 से विभाजित करते हैं, क्योंकि 2 से विभाजित हो नहीं सकता। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही 2 से विभाजित होता है। तो अब हम इसको जो है 3 से विभाजित करते हैं। तो 3825 को हम जो है 3 से विभाजित करते हैं। तो 3 से भाग देंगे, 3 एकन्ने 3, पूरा पूरा कट गया। अब 8 को नीचे लाते हैं, 3 से फिर भाग देंगे, 3 दूनी 6, घटाएंगे 2 आएगा। अब अंतिम अंक, अब इसके बाद वाला अंक 2 नीचे लाते हैं, फिर इसमें भाग देंगे, 3 सत्ते 21, अब इसको घटाएंगे 1 बचेगा, और लास्ट अंक 5 को जो है नीचे लाएंगे और 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 पचे 15, यह जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब जो है अब यह 3 से विभाजित हो गया। फिर 1275 को हम फिर 3 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, कट गया पूरा पूरा। फिर 7 को नीचे लाएंगे, फिर इसमें 3 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, अब 1 बच रहा है घटने पर। अगला अंक 5 जो है नीचे लाते हैं, फिर इसमें 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, अब यह जो है पूरा पूरा कट गया। अब इसके बाद यह 3 से विभाजित नहीं हो सकता,
इसलिए जिस संख्या के अंत में 05 होता है वह 5 से विभाजित होता है। तो अब हम 425 में 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देंगे, 5/40 हो गया। अब घटाइएगा 2 आएगा, फिर अगला अंक 5 उतारते हैं, फिर 5 से भाग दीजिए, 5वां 25। अब यह पूरा पूरा कट गया। अब इसके बाद हम फिर इसमें 85 में जो है फिर 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे, 5 एक अन्य 5, घटेगा, यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 5 है अगला अंक, 5 से भाग देंगे, 5 7 35। तो अब 17 तो विभाजित हो नहीं सकता क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अब इसके सभी गुणनखंडों को लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3825 के सभी गुणनखंडों को लिखते हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 इसके गुणनखंड हो गए। तो इस तरह से इसके गुणनखंड जो है 3 गुणे 3, इसके गुणनखंड जो है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 प्राप्त हो गए। अब हम जो है 5005 का गुणनखंड करेंगे, तो इसके लास्ट में 5 है, इसका मतलब यह जो है 5 से विभाजित हो सकता है। तो 5005 में हम जो है 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ देखिएगा 5 से भाग देंगे, 5 एक अन्य 5, अब यह पूरा पूरा कट जाएगा, अगला अंक शून्य नीचे लाते हैं। अब भाग इसमें शून्य में जाएगा नहीं, इसलिए शून्य बढ़ा देते हैं, फिर अगला शून्य नीचे लाते हैं, फिर 5 से भाग देते हैं, फिर भाग नहीं जाएगा तो शून्य बढ़ा देते हैं। अब अगला अंक 5 नीचे लाते हैं, 5 से भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, तो 5 एक अन्य 5 पूरा पूरा कट गया। अब इसके बाद हम 101 में जो है अब 5 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि इसके लास्ट में 05 नहीं है, तो अब हम इसको जो है फिर 7 से भाग देते हैं, तो 5005 में हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 7 49, इसको घटाएंगे, 1 बचेगा, और यहाँ अगला अंक शून्य नीचे लाते हैं, 7 दूनी करें, सॉरी, एक बार जाएगा, 7 एक अन्य 7, इसको इसमें घटा देंगे, यहाँ 3 बचेगा, अगला अंक 5 नीचे लाएंगे, 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, यह जो है पूरा पूरा कट गया। अब जो है इसके बाद 715, सॉरी, 5 से 7 से 101 को विभाजित करना था, यहाँ गलत हो रहा है, 101 को विभाजित करना था, 1001 को विभाजित करना था 7 से, तो 7 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, और इसको घटाएंगे, यहाँ 3 आएगा, और उसके बाद जो है अगला अंक शून्य जो है नीचे लाते हैं, और फिर 7 चौक 28, इसको घटाएंगे, 2 आएगा, लास्ट अंक 1 नीचे लाएंगे, और 7 तिरिक 21, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 143 हुआ। अब 143 जो है 11 से विभाजित हो जाएगा, तो 143 भागा 11, 11 करने 11 घट जाएगा, यहाँ 3 आएगा, लास्ट में 3 है, 11 तिया 33, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब 5005 का गुणनखंड पहले 5 से कटा है, फिर 7 से कटा है, फिर 11 से कटा है, और फिर गुणे 13 हो जाएगा, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 इसका जो है गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर 5005 का गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्राप्त हो गया।
तो अब हम जो है 7429 का गुणनखंड लिखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसको जो है 17 से विभाजित करते हैं, क्योंकि यह अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम टेस्ट भी कर सकते हैं, 11 से तो विभाजित होना नहीं है, तो इसका मतलब 17 से हम इसको विभाजित करते हैं। तो 74 29 को हम जो है 17 से विभाजित करते हैं। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा 68 हो गया। यहाँ घटाएंगे 14 से 8 घटाएंगे, 8 6 14 6 होगा। अब यहाँ जो है 2 उतरेगा अगला अंक, और 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51 3 बार जाएगा, इसको घटा लेंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, और फिर लास्ट में 9 होगा। अब 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, और 17 सते 119, 7 बार ले जाएंगे तो 119 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद हम इसको 17 के बाद फिर हम इसको 19 से विभाजित करते हैं। तो 43 7, अब इसको हम 19 से विभाजित करेंगे, तो 19 दूनी 38 हो गया। घटाएंगे, यहाँ 13 में से 8 जाएगा 5, अगला अंक 7 नीचे लाएंगे। तो अब जो है यहाँ पर 19 तिया 57, 3 बार भाग जाएगा, यह 57 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसका गुणनखंड जो है 17 गुणे 19 गुणे 23 हुआ। तो 7429 का गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं 7429 का गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 प्राप्त होगा। अब यहाँ कहा जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो इसको जांच करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो अब हम जो है 26 में हम 2 से भाग देते हैं, 2 एक अन्य 2, यह पूरा पूरा कट गया। 6 को नीचे लाते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 26 का गुणनखंड जो है 2 गुणे 13 प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक साइड में लिख देते हैं। अब इसके बाद इसमें कहा जा रहा है 91 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 91 का गुणनखंड करेंगे, तो फिर हम लिखते हैं 91 भागा कितने से कटेगा, या 7 से कटेगा। तो 7 एक अन्य 7, घटा देंगे, यहाँ 2 आएगा, अगला अंक 1 उतारेंगे, 7 त्रिक 21, 3 बार भाग जाएगा, 21 होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 7 गुणे 13। तो यहाँ जो है 91 का गुणनखंड जो होगा, 91 का गुणनखंड 7 गुणे 13 प्राप्त होगा। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब जो है इसमें हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ मीन्स होता है महत्तम समापरिवर्तक, महत्तम समापरिवर्तक, और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक कौन सी संख्या होती है, तो देख लीजिए, इसमें जो गुणनखंड दोनों में होगा वही जो है इसका महत्तम होता है। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इसका मतलब 13 इसका महत्तम हो गया। अब इसके बाद लघुत्तम अर्थात एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यह जो है होता है लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक। अब लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं दी हुई है उसके सभी गुणनखंडों को लेते हैं, और जिस संख्या में वह गुणनखंड सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वहीं से उसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का गुणनखंड है, एक ही जगह है, चलिए 2 का गुणनखंड ले लिए। अब फिर जो है
7 का गुणनखंड है, 7 का गुणनखंड ले लिए। अब फिर जो है 13 का गुणनखंड है, तो चाहे ऊपर वाले से ले लीजिए चाहे नीचे वाले से ले लीजिए, जब एक ही बार लिखा है। आज जब मान लिया कहीं पहले वाले में एक बार लिखा है दूसरे वाले में 2 बार लिखा है, तो 2 बार जहां लिखा है वहीं से हम लेंगे, अर्थात 13 गुणे 13 प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ दोनों में एक ही बार है, इसलिए एक जगह से ले लीजिए, चाहे यहाँ से 13 लीजिए चाहे यहाँ से 13 लीजिए। तो यहाँ से चलिए हम ले लेते हैं, मान लिया 13 को, तो गुणे 13, मतलब एक ही बार उस गुणनखंड को प्राप्त करते हैं। और अगर किसी संख्या में 2 बार है, तो जहां 2 बार है वहीं से 2 बार यहाँ लाकर रख देते हैं। तो अब इसका लघुत्तम समापरिवर्तक हो गया 17 गुणे 2, अरे 7 गुणे 2 14 हो गया, 7 गुणे 14। अब 14 गुणे 13, इन दोनों का गुणन कर देते हैं, 14 तिया 42 हो गया, फिर 14 एकन्ने 14 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया। इसका मतलब इसका मान, लघुत्तम का मान कितना प्राप्त हो गया, 182। तो अब यहाँ पर आपका लघुत्तम प्राप्त हो गया 182, 182 लघुत्तम हो गया। तो अब हम इसको जो है साइड में लिख देते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम पहले दो संख्याओं का गुणनफल फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्याएं हैं आपकी, एक संख्या है 26, एक 91। तो यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 91। अब हम 91 या 26 का 91 में गुणा करते हैं, तो 26 का 91 में गुणा करते हैं, तो 26 एकन्ने 26 हो गया। अब 9 से 6 में, 6 9 54, 5 हासिल में आ गया, और 9 दूनी 18, 18 5 23, 18 इसमें जोड़ देंगे तो यह जो है 23 प्राप्त हो गया। तो यहाँ 23 लिखेंगे। अब जो है हम इसको ऐड करते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो यह 6 हुआ, यह भी 6 हुआ, और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यह 2366, इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। तो इसका गुणनफल प्राप्त हो गया 2366, 2366, इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। अब हम निकालते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ का मान यहाँ निकाला गया है 13, और एलसीएम का मान निकाला गया है 182। तो अब 182 में 13 का गुणा करिए, 182 में हम जो है 13 का गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, 18, 3 दूनी 6, और 8 त्रिक 24, 2 हासिल आ गया, 3 एकन्ने 3, 2 5। अब जो है 1 से गुणा करते हैं ऊपर वाले में, तो 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, 8 एकन्ने 8 हो जाएगा, 1 एकन्ने 1 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 2366। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, 2366। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल 266, 266 दोनों का वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों का मान समान आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अतः दो संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इस तरह से यह जांच हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करेंगे। इसकी जांच भी करनी है और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM के सिद्ध करना है, मतलब जांच करना अर्थात सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 510 का गुणनखंड करते हैं। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है, और जिस संख्या के अंत में 0, 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसलिए यह संख्या 510 जो है 2 से विभाजित होगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, घटाएंगे 1 आएगा, अगला अंक 1 नीचे लाएंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा, अगला अंक 0 नीचे लाएंगे, 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। अब 255 हुआ, 255 है, इसके लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा, और यह 3 से भी विभाजित होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं 255 भागा 3, 3 वठे 24 हो गया, घटाएंगे 1 आएगा, अगला अंक 5 नीचे लाएंगे, फिर 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब जो है यह पूरा पूरा कट गया। अब यह 3 से विभाजित नहीं हो सकता, तो लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 85 भागा 5, तो 5 एकन्ने 5 हो जाएगा, 3 घटने पर आएगा, लास्ट अंक 5 नीचे लाएंगे, 5 सते 35 हो जाएगा। अब जो है 17 अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से कटेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 510 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 प्राप्त हुआ। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, फिर जो है 92 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 92 का गुणनखंड करते हैं। तो इसके लास्ट में 2 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 92 भागा 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, घटेगा 1 आएगा, अगला अंक 2 नीचे लाएंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, यह पूरा पूरा कट जाएगा, 46 आ गया, लास्ट में 6 है, फिर जो है यह किससे कटेगा, 46 कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, 6 को नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया। तो अब हम देखते हैं इस 92 का गुणनखंड। 92 का गुणनखंड कौन कौन सा है, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इस तरह से 92 का गुणनखंड हो गया। अब हमें निकालना है दो संख्याओं और HCF और LCM। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं HCF मीन्स होता है, HCF मीन्स होता है महत्तम समापरिवर्तक, HCF। अब यहाँ महत्तम समापरिवर्तक किसको कहेंगे, जो गुणनखंड दोनों में होगा वही जो है महत्तम होगा। तो 2 का गुणनखंड दोनों में है, इसलिए इसका महत्तम क्या होगा, 2 होगा, और कोई संख्या इसमें दोनों में नहीं है, तो इसलिए इसका महत्तम जो है 2 हो गया। अब इसके बाद हम जो है LCM इसका ज्ञात करेंगे, LCM। तो LCM जब इसका ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM जो है लघुत्तम समापरिवर्तक होता है, लघुत्तम समापरिवर्तक। तो लघुत्तम समापरिवर्तक निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग देखेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक में सभी गुणनखंडों को लिया जाता है, लेकिन अगर कोई गुणनखंड ऐसा है जो कि 2 संख्याओं में है या 3 संख्याएं हैं तीनों में है, तो जिस संख्या में सबसे ज्यादा है वहीं से उसको प्राप्त किया जाएगा। जैसे 2 का गुणनखंड आप देख रहे हैं दोनों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो है दूसरी वाली संख्या में है, इसलिए यहीं से इसको यहाँ पर रखेंगे, 2 गुणे 2। अब इसके बाद 3 का गुणनखंड एक ही जगह है, तो डायरेक्ट गुणे 3 लिख देंगे। अब इसके बाद 5 का गुणनखंड एक ही जगह है,
तो गुणे 5 लिख देंगे। अब इसके बाद 17 का गुणनखंड एक ही जगह है, तो इसलिए हम गुणे 17 लिख देंगे। अब इसके बाद 23 का गुणनखंड एक ही जगह है, तो गुणे 23 हम एक ही बार लिख देंगे। तो इस तरह से हमने जो है लघुत्तम समापरिवर्तक के सभी गुणनखंडों को हमने लिख दिया। अब जो है इसका आपस में गुणन करते हैं। तो देखिए यहां 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब 60 का गुणन हम करते हैं, पहले इसको गुणन कर लेते हैं। तो यहां तक 60 का गुणन हो गया, तो 60 गुणे, अब जो है 17 गुणे 23 पहले फाइंड करते हैं। 17 गुणे 23, तो 17 तिया 51 होता है, और 17 दूनी 34। इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 4, यहाँ 5 4 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो 391। तो अब हम जो है 391 में 60 से गुणा करेंगे। 60 से गुणा करेंगे तो शून्य से गुणा करेंगे तो सब शून्य शून्य हो गया। और 6 से गुणा करते हैं, 1 में 6 हुआ, और 6 से 9 में 6 9 54, 5 हासिल आ गया, और 6 त्रिक 18, 18 5 23 हो गया। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं तो 0 6 4 3 2, 23,460 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब इसका लघुत्तम समापरिवर्तक कितना हुआ? 23,460, 23,460 इसका लघुत्तम समापरिवर्तक प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92 है, तो यहाँ लिखेंगे 92। अब 510 में जो है 92 का गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 510 गुणे 92। तो इसका जब हम इसमें गुणन करेंगे तो यहाँ 2 गुणे 0 2 हो गया, 2 से 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 सुनाए 0 हो जाएगा, 9 एक 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 4, तो 46,920। तो 46,920 जो है क्या प्राप्त हो गया? 46,920 इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो गया। तो दोनों का गुणनफल 46,920 हुआ। अब इसके बाद इसमें HCF इंटू LCM ज्ञात करना है। HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM, तो यहां लिखते हैं HCF इंटू LCM। तो HCF का मान यहाँ 2 है, और LCM का मान कितना निकाला गया है? 23,460। तो यहाँ लिखेंगे 23,460। तो अब इन दोनों का गुणन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 23,460, और गुणन किससे कर रहे हैं? 2 से, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 2। अब 2 से 0 का गुणन करेंगे 0, 6 दूनी 12 हासिल 1 आ गया, अब 4 दूनी 8 1 हासिल 9 हो गया, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से 46,920, तो यहाँ हो गया 46,920 इसका HCF इंटू LCM फाइंड हो गया। तो अब हम देखते हैं जितना इसका दो संख्याओं का गुणनफल है
उतने जो है HCF इंटू LCM है। तो इसका मतलब यह सिद्ध हो गया। तो अब हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं, अतः, अतः जांच हो गया, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के है। तो अब हम जो है तीसरा पार्ट हल करते हैं जिसमें 336 और 54 संख्याएं। तो अब हम इन दोनों का गुणनखंड करते हैं। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह 2 से विभाजित होता है, और जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है वह 5 से विभाजित होता है। तो अब हम देखते हैं इसमें लास्ट में जो है 6 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो 336 भागा 2, 2 एकन्ने 2, घटा दीजिए 1 आएगा, अगला अंक 3 नीचे लाइए, 2 छक 12। अब जो है घटाइए 1 आएगा, अगला अंक 6 नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 अठे 16, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब यह 168 हुआ। फिर अब 168 में हम जो है भाग देंगे किससे, अरे सॉरी 168 में हम भाग देंगे फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में जो है 8 है। तो 2 अठे 16, पूरा पूरा कट गया। अब 8 को नीचे लाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया। फिर 84 है। अब 84 में जो है 84 में 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 चौके 8, यह पूरा पूरा कट गया। 4 को नीचे लाइए, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा। अब 84 में फिर हम जो है 2 से भाग देते हैं, अरे 84 सॉरी 42 में अब हम 2 से भाग देते हैं। तो 42 भागा 2, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया। 2 नीचे लाइए, अगला अंक 2 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यह पूरा पूरा कट गया। अब 21 में फिर हम जो है 3 से भाग देंगे, 3 सते 21 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारा जो है 336 का गुणनखंड, 336 का गुणनखंड जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार प्राप्त हुआ, और उसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 336 का गुणनखंड, 336 का गुणनखंड लिखते हैं। कितना, सबसे पहले 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार जो है 2 से कटा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हमने लिख दिया। अब इसके बाद 3 से कटा है और भागफल में 7 आया है, तो 3 गुणे 7 लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 7। तो इस तरह से यह 336 का गुणनखंड जो है प्राप्त हो गया। तो अब हम 336 के गुणनखंड को यहाँ साइड में लिख देते हैं। अब इसके बाद 54 का गुणनखंड करते हैं। फिर अब हम जो है 54 का गुणनखंड करेंगे। तो 54 के लास्ट में जो है 4 है, इसलिए 54 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 होगा, घटाएंगे 1 आएगा, अगला अंक 4 नीचे करेंगे। अब 2 से भाग देंगे, 2 सते 14 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब जो है 27 में 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 9 27, पूरा पूरा कट जाएगा, और यह 9 जो है 3 से विभाजित होगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है 2 से गुणे 3 गुणे 3, एक बार 2 से यहाँ कट रहा है, एक बार 3 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा, भागफल में 3 आ रहा है। तो इसका मतलब 2, इसका 54 का गुणनखंड हो गया, 54 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार हो गया।
तो अब हम इसको ऊपर लिख देते हैं 54 का गुणनखंड। अब इसके बाद हम जो है फिर इसका HCF प्राप्त करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF ज्ञात करने के लिए HCF मतलब महत्तम समापरिवर्तक। तो जो गुणनखंड दोनों में होता है वही महत्तम होता है। तो 2 का गुणनखंड इसमें भी है, इसमें भी है, 3 का गुणनखंड इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई गुणनखंड जो है दोनों में नहीं है। तो इसलिए इसका महत्तम हो गया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर 6, इसका महत्तम हो गया। अब इसके बाद हम इसका लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, लघुत्तम समापरिवर्तक अर्थात LCM। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्याएं दी हुई है उसमें देखते हैं सभी गुणनखंडों को लेना होता है। लेकिन अगर एक जैसा गुणनखंड 2 संख्याओं में है तो जिस संख्या में वह गुणनखंड सबसे ज्यादा मात्रा में है वहीं से उसको प्राप्त करते हैं। जैसे 2 का गुणनखंड इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें है, इसलिए यहां से इसको उठाकर यहां रखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार। अब जो है फिर इसके बाद 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड भी दोनों में है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, इसलिए यहां से इसको लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके बाद जो है 7 का गुणनखंड है, ये तो एक ही जगह है इसलिए डायरेक्टली हम गुणे 7 लिख देंगे। तो अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणन करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48। तो यहाँ तक आपका 48 हो गया। चलिए यहाँ तक आपका 48 हो गया। अब इसके बाद जो है इसको गुणन करिए, 3 तिरिका 9 और 9 सते 63, 63 हो गया। तो अब इन दोनों का आपस में गुणन करते हैं। 8 त्रिक 24, 2 हासिल आ गया, और 4 तिया 12, 2 14, 14 हो गया। तो अब इसके बाद 6 से करेंगे, 8 6 48, 4 हासिल आ गया, और 6 चौक 24, 24 और 4 28 हो गया। तो यहाँ जो है लिखेंगे 28। अब जो है इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 4 होगा, 8 4 12 हासिल 1, 8 1 9, 1 हासिल 10 हो गया। फिर 1 हासिल इधर आया, 2 1 हासिल 3 हो गया। तो 3024। तो यह क्या हो गया, इसका गुणनफल 3024, 3024 इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। तो अब हम जो है, अब इसके बाद हम जो है 2 संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यहां लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर क्या है, पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54 है। तो यहाँ हम लिखते हैं 336 गुणे 54। तो 336 और 54 का गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 336 गुणे 54, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2 आ गया, 4 तिया 12, 2 14, अब हासिल 1 आगे जाएगा, 4 तिया 12, 1 13। तो यह हो गया 1344। 1344 जो है नहीं, 2 संख्याओं का गुणनफल, अच्छा नहीं, अभी ये जो है 4 से गुणन हुआ है, सॉरी 4 से गुणन हुआ है। अब इसके बाद 5 से गुणन करते हैं, 5 6 30, हासिल 3 हो गया, और 5 तिया 15, 3 18। तो यहाँ 18 हो जाएगा, फिर 1 हासिल आएगा, और 5 तिया 15, 1 16। अब इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 8 3 11, और हासिल 1 आ गया, और 6 1 7, 1 हासिल 8 हो गया, 8 हो गया, यहाँ 1 है। तो 18,144।
तो इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो गया 18,144। अब दो संख्याओं का गुणनफल जो है 18,144 प्राप्त होता है। तो अब हम जो है अब ज्ञात करते हैं HCF इंटू LCM। तो यहाँ लिखते हैं HCF इंटू LCM। तो HCF यहाँ पर निकाला गया है 6 और LCM निकाला गया है 3024 निकाला गया है। तो 3024 में 6 का गुणा करेंगे, तो 3024 में हम गुणा करते हैं 6 का। तो 6 का जब गुणन करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा और हासिल 1 आगे आएगा। 6 सुनाए 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा। 6 त्रिक 18। अब आगे लिखेंगे 6 त्रिक 18। तो इसमें हो गया 18,144। तो ये हो गया बराबर 18,144। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 18,144 और HCF LCM का गुणनफल 18,144। इसका मतलब यह दोनों बराबर हैं। तो यह जांच हो गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यह आपका जांच हो गया अर्थात सिद्ध हो गया। तो अब हम इसमें देखते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहली संख्या 12 है। किसी भी संख्या को कटने का नियम यहाँ आप जान लीजिए। 2 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है, और जिस संख्या के अंत में 0, 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब 12 में हम जो है किससे भाग देंगे, 2 लास्ट में है तो 2 से भाग देंगे, 2 6 12 कट गया। अब फिर इसके बाद 6 में जो है 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 हो गया, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब यहाँ पर 12 का गुणनखंड हो गया, 12 का गुणनखंड हो गया यहाँ पर 12 का गुणनखंड कौन कौन सा हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद 15 का ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम जो है फिर 15 में भाग देंगे, तो 15 भागा 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि 15 का गुणनखंड जो है 3 गुणे 5 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 5। अब इसके बाद 21 है, 21 का गुणनखंड लिखते हैं। 21 में 3 से भाग जाएगा तो 3 सते 21 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 3 और 7 इसके गुणनखंड होंगे, तो 3 गुणे 7 लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है LCM और HCF। तो LCM जो है HCF जो है महत्तम समापरिवर्तक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF बराबर महत्तम समापरिवर्तक। तो यहाँ पर जो है महत्तम समापरिवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, जो गुणनखंड दोनों संख्याओं में होता है। तो 3 का गुणनखंड इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब इसका महत्तम समापरिवर्तक जो है 3 हो गया। अब लघुत्तम निकालना है अर्थात LCM। तो यहाँ लिखते हैं LCM अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक। तो अब जो है लघुत्तम समापरिवर्तक निकालना है। तो इसके लिए आप देखिएगा, जो गुणनखंड कोई भी गुणनखंड हो, किसी भी संख्या में हो, लेकिन अगर एक जैसा गुणनखंड कई संख्याओं में मिलता है तो जिस संख्या में वह गुणनखंड सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वहीं से उसको प्राप्त किया जाता है। अब जैसे देखिए 2 का गुणनखंड तो यही सिर्फ है, 2 गुणे 2 लिख दिए, 2 गुणे 2 लिख देंगे। अब इसके बाद जो है 3 का गुणनखंड,
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में एक ही बार है, तो एक बार लिख देंगे, 3 हो गया। अब जो है 5 का गुणनखंड एक ही बार है, चाहे सब में है चाहे एक में है, तो गुणे 5 लिख देंगे। अब जो है 7 का गुणनखंड एक ही बार है, तो यहाँ गुणे 7 लिख देंगे। अब अगर मान लिया जैसे 2 का गुणनखंड है, इसमें 2 बार है, किसी में एक बार होता, तो हम जहाँ 2 बार है वहीं से उसको प्राप्त करते। तो इस तरह से आपका जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 प्राप्त हो गया। अब इसको हम जो है गुणन करते हैं, तो गुणन करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। अब 60 गुणे 7, तो 0 7 6 42, 420 हो गया, 420 हो गया। क्या चीज, इसका जो है एलसीएम। तो एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ही इसमें ज्ञात करना था। अब यहाँ कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 17 और 23 और 29 ये सभी जो है कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, इसलिए यह सिर्फ 1 से विभाजित होंगे। तो इसका मतलब 17 का गुणनखंड हो गया, 17 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 17, और फिर जो है 23 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 23, और फिर जो है 29 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 29। तो इस तरह से हम जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड देख लिए। अब जो है हम निकालते हैं इसका महत्तम समापरिवर्तक, महत्तम समापरिवर्तक निकालते हैं, अर्थात HCF। HCF क्या होता है, महत्तम समापरिवर्तक। तो जो गुणनखंड सब में होता है वही महत्तम होता है, तो ये सब में है तो यही जो है इसका महत्तम हो गया। अब इसके बाद लघुत्तम निकालते हैं, अर्थात LCM। LCM अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम समापरिवर्तक। तो लघुत्तम समापरिवर्तक कैसे निकालेंगे, सभी गुणनखंडों को लिया जाता है, मतलब 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, तो 1 गुणे 17 गुणे 23, तो 1 गुणे 17 और गुणे 23 गुणे 29 गुणे 29। अब इन तीनों का आपस में गुणन करते हैं। तो सबसे पहले हम गुणन कर लेते हैं 17 गुणे 23, तो 17 गुणे 23, 17 तिया 51 हो गया, 17 दूनी 34 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 5 9 391 हो गया। अब 391 में हम जो है 29 से गुणा करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 29। अब 9 1 9, 9 9 81, हासिल 8 आ गया, और 9 त्रिक 27, 27 इसमें जोड़ देंगे, 8 7 15, हासिल 1 आ गया, 3 हो गया, इसका मतलब यहाँ 35 हो जाएगा। अब जो है फिर हम क्या करते हैं, 2 से गुणन करते हैं, तो 2 से जब गुणन करेंगे तो 2 1 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, एक हासिल आ जाएगा, 3 दूनी 6, एक हासिल 7 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, यहाँ 9 यहाँ 3 यहाँ 8 5 13, हासिल 1 आ जाएगा, 7 3 10 1 11, तो 11,339। तो इसका गुणनफल प्राप्त हो गया 11,339। तो 11,339 इसका जो है लघुत्तम समापरिवर्तक प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इसका महत्तम और लघुत्तम जो है प्राप्त हो गया। तो अब इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तीसरा पार्ट है 8 9 और 25। तो 8 9 और 25 का जो है सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड का रूल्स आप देख लीजिए, 2 से विभाजित होने का, 0 2 4 6 8 अगर किसी संख्या के अंत में होता है तो वह 2 से विभाजित होता है, और जिस संख्या के अंत में 0 5 होता है वह 5 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब 8 में हम जो है किससे भाग देंगे, 2 से, 2 2 चौके 8 कट गया, और फिर जो है 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं।
8 के गुणनखंड हैं बराबर 2 8 के गुणनखंड हुए तो 2 अब इसके बाद 9 के गुणनखंड, तो यहाँ 9 में भाग जाएगा 3 से, तो 3 तिरिका 9 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 9 के गुणनखंड जो होंगे 3 गुणे 3 होंगे, तो 3 गुणे 3। अब इसके बाद 25 है, तो 25 जो है 5 से विभाजित होगा, तो 25 भागा 5, तो 5 5वां 25, 5 बार भाग जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब इसका गुणनखंड 5 गुणे 5 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 5। अब जो है हमको निकालना है HCF और LCM ज्ञात करना है, तो हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं HCF इसका मतलब महत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक क्या होता है? जो गुणनखंड सभी संख्याओं में होता है वही महत्तम होता है, और अगर कोई गुणनखंड सभी संख्याओं में नहीं है तो एक का गुणनखंड मान सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई गुणनखंड सभी संख्याओं में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसका महत्तम 1 हो गया। अब इसके बाद LCM लघुत्तम समापरिवर्तक, LCM अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक हुआ। तो लघुत्तम समापरिवर्तक के लिए हमने बताया है सभी गुणनखंडों को लिया जाता है, और अगर कोई गुणनखंड ऐसा है कि कई संख्याओं में है तो जिस संख्या में सबसे ज्यादा होता है वही से उसको लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए 2 का गुणनखंड है, एक ही संख्या में है, पूरा एक साथ लिख देते हैं। इसका मतलब कितना है? 2 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है। अब फिर 3 का गुणनखंड एक ही संख्या में है, तो गुणे 3 हो गया। अब 5 का गुणनखंड एक ही संख्या में है, तो यहाँ लिख देंगे गुणे 5 हो जाएगा। अब हमको इन सभी गुणनखंडों का आपस में गुणन करना है। तो गुणन करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 हो गया। और फिर 5 गुणे 5 25 हो गया, 25 ऊपर रख देते हैं। 25, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175। अब इसको ऐड कर लीजिए, 0 यहाँ 5 5 10, शून्य हासिल 1, इधर आया 7 1 8 हो गया, 1800। तो इसका लघुत्तम समापरिवर्तक जो है 1800 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से महत्तम और लघुत्तम इसका जो है प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है HCF, इसका HCF अर्थात महत्तम समापरिवर्तक दिया हुआ है, और फिर LCM अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक दिया हुआ है। नहीं, लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है, और ये दोनों संख्याएं जो है वह 306 और 657 है। मतलब एक संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, और इन दोनों संख्याओं का महत्तम 9 है और लघुत्तम ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र बताया है कि LCM अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक, LCM क्या होता है? LCM अर्थात लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और बटे जो है महत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक HCF, तो यहाँ लिखेंगे HCF। तो दोनों संख्याएं इसमें कौन कौन सी है? 306 और गुणे 306 गुणे 500 नहीं 600 गुणे 657, 306 गुणे 657
57 और बटे में जो है HCF, HCF अर्थात महत्तम दिया हुआ है 9, तो 9 बटे में लिख देते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे अगर कोई कटने वाली संख्या है तो उसको हम काट सकते हैं, जैसे 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यह संख्या कट जा रही है 9 से, यहाँ भाग देकर देख भी सकते हैं। 306 भागा 9, 9 त्रिक 27, घटेगा 3 आएगा, 6 उतार लेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया। इसका मतलब पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 9 से 306 को काटेंगे तो यहाँ 34 आ जाएगा। अब हम जो है 34 का गुणन किससे करेंगे, 657 से। तो अब हम यहाँ निकालते हैं 657 गुणे 34, तो यहाँ लिखेंगे 657 गुणे 34। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ गुणा करते हैं। 7 चौक 28, 2 हासिल आ गया, और 5 चौक का 20, 2 22, 2 फिर हासिल आ गया, और 6 चौक 24, 2 26, 26 हो गया। अब इसके बाद 7 त्रिक 21, 1 हासिल 2 आ गया, और 5 तिया 15, 2 17, 17 एक 7 हो गया, हासिल 1 आ गया, और 6 त्रिक 18, 1 19। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 13 हुआ, एक हासिल ले लेते हैं, 9 2 11, एक हासिल 12 हो गया, 12 2 हासिल, फिर एक आएगा आगे, 1 और एक हासिल 2 हो गया। तो इस तरह से इसका गुणनफल जो है 22,338 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपका लघुत्तम प्राप्त हो गया 22,338। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहा जा रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, हल में देखिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं 6 के गुणनखंडों को, 6 पावर n, तो यह 6 जो है 2 गुणे 3 पर पावर n, तो इसका मतलब इसमें 2 और 3 का गुणनखंड है। अब इसमें कोई भी पावर होगा, अगर मान लिया 1 की घात है तो यह गुणनखंड जो है 2 गुणे 3 होगा, और अगर इस पर 2 की घात है तो इसका मतलब 2 बार इस चीज का गुणन हो गया, इसका मतलब 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। तो इस तरह से इस पे कोई भी घात बढ़ती चली जाए तो 2 गुणे 3 ही लास्ट तक इसमें प्राप्त होगा। तो अब हम इसमें कह सकते हैं चूंकि इस संख्या में, इस या संख्या का नाम भी लिख सकते हैं, चूंकि 6 पावर n में 2 और 3 के अलावा कोई गुणनखंड, तो 6 पावर n में 2 और 3 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, अतः नहीं, अरे सॉरी, नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि
शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 का गुणनखंड भी आवश्यक है। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि 2 गुणे 3 का गुणनखंड इस संख्या में है, और जब तक किसी संख्या में 2 और 5 का गुणनखंड नहीं होता है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ 2 का गुणनखंड तो है लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ 2 बार शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर इसमें आप 5 का गुणन कर देते हैं तो देखिए 2 3 6 और 6 5 30, तो तुरंत जो है इसके लास्ट में शून्य प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें शून्य लाने के लिए 5 का गुणनखंड होना जरूरी है, और 2 5 का गुणनखंड होना जरूरी है। 2 का गुणनखंड है लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं है। तो अब आप यहाँ पर 6वां प्रश्न में देखिएगा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस जो है 5 है, भाज्य संख्याएं क्यों है? यह दोनों भाज्य संख्याएं क्यों है, इसको ज्ञात करना। अभी तो यहाँ प्लस के रूप में है और यहाँ भी प्लस के रूप में है, तो अभी तो स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन स्पष्ट कैसे होगा इसके बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ हल में लिखते हैं, देखिए सबसे पहले इसको पूर्ण रूप से गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर कितना है, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13। अब इसमें अगर हम इसको हल करते हैं तो इसका गुणनखंड हम 1 मान सकते हैं, जैसे 7 गुणे 11 और गुणे 13 और प्लस इसको हम मान सकते हैं कि 13, ये गुणे 13 मान सकते हैं। 1 का गुणनखंड किसी भी संख्या में हो सकता है। तो अब हम इन दोनों में जो है 13 कॉमन करते हैं, तो 13 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ 7 है और गुणे 11, 7 गुणे 11 इसमें बच रहा है और प्लस 1 यहाँ बचेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि 13 और इसका गुणा कर दीजिए, 11 सते 77, 77 हो गया और प्लस 1, तो 77 और 1 जो है 78 हो गया, तो गुणे 78 हो गया। तो अब इसका गुणनखंड जो है कितना हो गया, 13 गुणे 78। तो इसका गुणनखंड हो गया 13 गुणे 78। अब इसके बाद हम दूसरे वाले का गुणनखंड निकालते हैं। अब जो है दूसरे वाले का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, अच्छा 7 गुणे 11 गुणे 13, अब दूसरा वाला है 7
7 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस जो है 5। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5 5 को। तो इन दोनों में 5 कॉमन हो रहा है तो यहां लिखेंगे 5 और कोष्ठ के अंदर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और इसमें कॉमन लिए जब 5 तो इसमें जो है 1 बच रहा है तो प्लस लिखेंगे 1। अब जो है 5 और फिर कोष्ठ में क्या होगा, इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, यहां तक 24 हो गया तो 24 और यह 6 सते 42, 42 हो गया। तो अब जो है 24 गुणे 42, 24 दूना 48, 24 चौका 96, जोड़ दीजिए यहाँ 8 है, 6 4 10, हासिल 1 9 1 10 हो गया 1008। तो यहाँ हो गया 1008 और प्लस जो है 1 हो गया तो प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा बराबर बराबर जो है 5 और कोष्ठ में जोड़ने पर कितना आ रहा है 1009। तो इसका मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1009, 5 गुणे 1009। तो अब आप देखेंगे तो अब दोनों का जो गुणनखंड है, पहले वाले का गुणनखंड यहाँ पर है और बाद वाले का गुणनखंड यहाँ पर है। तो जब किसी संख्या में दो संख्याओं का गुणनखंडन होता है तो वह भाज्य संख्या होती है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं 13 गुणे 78 इसमें प्राप्त हो रहा है और इसमें 5 गुणे 1009। तो इसका मतलब दोनों संख्याएं, यह संख्या और यह संख्या, दोनों संख्याओं में दो दो संख्याओं का गुणनखंडन है। तो इसका मतलब यह संख्या क्या हुई, भाज्य संख्याएं हुई। तो यहां लिखेंगे चूंकि दोनों संख्याओं में दो संख्याओं का गुणनखंडन है, इसलिए यह दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि परिभाषा क्या है, जब किसी संख्या में दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं तब वह संख्या जो है भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो दो संख्याओं का गुणनखंड है इन दोनों संख्याओं में, इसका मतलब यह दोनों संख्याएं क्या हैं,
भाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए प्रारंभिक स्थान पर ये दोनों एक जो है एक चक्कर उस वृत्ताकार मैदान का 18 मिनट में लगाती है और दूसरा रवि जो है 12 मिनट में लगाता है। तो इसका मतलब दोनों का जो लघुत्तम होगा वही समय उन दोनों के एक साथ मिलने का समय होगा। तो इसका मतलब हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड करते हैं। 18 का गुणनखंड, तो 18 जो है 2 से विभाजित होगा, 2 9 18, पूरा पूरा कट गया। फिर 9 को जो है 3 से विभाजित करते हैं, 3 तिरिक्का 9, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम गुणनखंड निकालते हैं किसका? 12 का। तो 12 बराबर 12 को हम 2 से भाग देंगे, 12 भागा 2, 2 छक 12, कट गया पूरा पूरा। अब जो है फिर 6 को हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका गुणनखंड हुआ। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम। तो यहां देखिए लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सभी गुणनखंडों को लेते हैं और अगर एक जैसे गुणनखंड कई संख्याओं में होते हैं तो जिस संख्या में सबसे ज्यादा होता है वहीं से उसको प्राप्त करते हैं। इसका मतलब 2 का गुणनखंड है, इसमें भी है, इसमें भी है, सबसे ज्यादा इसमें है, इसलिए 2 गुणे 2 हम लिखेंगे। और 3 का गुणनखंड दोनों में है, सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 3। अब जो है 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 3 9 और 4 9 36। तो इसका मतलब 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद जो है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं अतः 36 मिनट, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे दोनों जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।